Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this video, students are saying कि sir please upload memory based slot 3 questions from the CAT 2024. So we have some questions जो कि मुझे different sources से मिले हैं. Slot 1 में भी इस तरह का क्वेश्चन था एक a plus b root 3 का होल स्क्वायर is 52 plus 30 root 3. So we have to find the a plus b, right? So बहुत इजी हो गया. अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, ये 52 आप बोलना चाहते हो और b रूट 3 है, ठीक है. आपको ऐसे सोचना है 30 रूट 3 को 2 इंटू 15 इंटू रूट 3, राइट. तो यहाँ पे आपको दो नंबर ऐसे स्प्लिट करने हैं क्योंकि a बनेगा ये b बनेगा, बट आपको 52 एज ए सम लेके आना है और ये जो सम होना चाहिए वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होना चाहिए, राइट. तो आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सम जो है वो 52 के इक्वल लेके आना है, राइट. तो अगर मैं यहाँ पर इसको कंपेयर करता हूँ, सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज, राइट. सो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसमें, तो यहाँ पे 2 तो एज इट इज रहेगा 2ab में. आई कैन ऑल्सो राइट यार समथिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 52 आना चाहिए. तो दिमाग में घंटी बजे कि एक नंबर जो है वो रूट 3 जरूर आएगा, उसमें रूट 3 या उसका कुछ मल्टीपल आएगा. सो अगर मैं 3 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऐड करता हूँ, जस्ट एक रैंडम गैस, 25, जिसने प्रैक्टिस करी होगी उसको ये सब चीज़ें आनी चाहिए. ये 25 हो जाएगा एंड दिस इज माय वे ऑफ सॉल्विंग इट. तो 3 3 9 3 27. हाँ, चमक गया ये. तो इसका मतलब a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 3 रूट 3. तो यू कैन सी कि अगर मैं 5 प्लस 3 रूट 3 का स्क्वायर करता हूँ, सो दैट इज नथिंग बट 5 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 रूट 3. ये क्वेश्चन ऐसे ही खत्म होते हैं. हाँ, आप इसको दिमाग लगाएंगे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा. बेटर है कि आप इस थोड़ा सा हिट एंड ट्रैक मारिए. तो 25 और 27 प्लस दैट इज 2 5 जा 10 30 रूट 3. तो दैट वाज द क्वेश्चन. तो इसका मतलब a की वैल्यू 5 आएगी और b की वैल्यू 3 रूट 3 आएगी. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b, राइट. तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी? सो माई आंसर वुड बी a की वैल्यू 5 है एंड b की वैल्यू है 3 रूट 3. सो दैट वाज द क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अगर क्वेश्चन यही होगा. बट मेरे हिसाब से हो सकता है a की वैल्यू पूछियो. अगर ये थीटा टाइप होगा तो इंटीजर टाइप में 5 आना चाहिए. बट क्वेश्चन अगर यही है तो ये इसका आंसर होने वाला है, राइट. आगे बढ़ते हैं क्योंकि अच्छा b को इन्होंने यहाँ पे लिखा b रूट 3. एक मिनट. तो दिस इज 2 इंटू a इंटू b रूट 3. ओके, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि इन्होंने इसको b को यहाँ पे वैल्यू डाली है. तो दिस इज 2 और मैंने a को 5 लिया है और b को लिया है 3 रूट 3. b को लिया है मैं 3 रूट 3, राइट. तो b की वैल्यू आएगी दैट इज, अगर मैं कंपैरिजन के मोड में जाता हूँ तो यहाँ पे 3 आएगा ना b की वैल्यू, क्योंकि इन्होंने क्या किया कंपैरिजन हमसे कराया. तो a प्लस बी वुड बी 8 एक्चुअली, राइट. तो दैट वुड बी 8. a प्लस बी जो है वो 8 आएगा रादर देन 3 रूट 3, क्योंकि 3 रूट 3 में रूट 3 तो कंपैरिजन में चला जाएगा. तो दैट वुड बी द 8 आंसर आएगा इसका, राइट. 8. वी हैव अनदर क्वेश्चन. ये रेशियो का क्वेश्चन है दैट राकेश हैज़ 20 हेक्टेयर, विमल हैज़ 30 हेक्टेयर, राइट. तो राकेश एंड विमल हैज़ सम लैंड दैट इज 20 हेक्टेयर और ये 30 हेक्टेयर एंड इट इज सेइंग रेशियो ऑफ वीट एंड मस्टर्ड इज 5:3. तो वीट और मस्टर्ड जो है 5:3 में है विमल के फील्ड में. हाँ, वीट एंड मस्टर्ड विमल का जो फील्ड है उसमें 5:3 है एंड ओवरऑल रेशियो ऑफ वीट एंड मस्टर्ड इज़ 11:9, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल की बात करता हूँ, यहाँ पे 11 और 9 का रेशियो है किसका? वीट का और मस्टर्ड का, राइट. सो रेशियो ऑफ वीट मस्टर्ड इन राकेश के फील्ड में कितना वीट है कितना मस्टर्ड है ये आपको कैलकुलेट करना है, राइट. तो ये इजी क्वेश्चन था, इजी पिकिंग था, क्योंकि अगर मैं टोटल ज़मीन जोड़ता हूँ यहाँ पे तो ये जो है 50 हेक्टेयर होगी, ये तो बात मानते हो. और 50 हेक्टेयर में आपने जो वीट और मस्टर्ड है वो 11 और 9 के रेशियो में, मतलब यहाँ पे जो वीट हो जाएगा ओवरऑल 11 आउट ऑफ 20, राइट. रेशियो हो गया 20 इंटू 50, सो दैट इज़ 27.5, राइट. और ये हो जाएगा 22.5. आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 9/20 इंटू ये भी 50 हो जाएगा. तो ठीक है, मतलब. और अगर मैं विमल के फील्ड में देखता हूँ वीट कितना है, दैट इज़ 5 आउट ऑफ 8 इंटू 30. तो 4 2 जा 8, 4 से या 2 4 जा 8 और 15 75/4.
तो यहाँ पे 75/4 है, ये है आपके पास वीट, राइट। और मस्टर्ड हो जाएगा दैट इज़ 3/8 इंटू 30, तो 2 से 4, 2 से 15, 45 राइट। थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ इसमें नेक्स्ट पेज पे सो दैट आप समझ पाओ। रोहन और विमल 20 हेक्टेयर है, 30 हेक्टेयर है, यहाँ पे टोटल जो ज़मीन हो जाएगी इनके पास 50 हेक्टेयर हो जाएगा। और 50 को 11:9 में स्प्लिट करना है। तो ये वीट है, ये मस्टर्ड है, तो यहाँ पे जो वीट आ जाएगा दैट इज़ 11/20 इंटू 50 दैट इज़ 27.5, और जो मस्टर्ड आ जाएगा 22.5। अगर मैं विमल के फील्ड में चलता हूँ तो यहाँ पे जो वीट और मस्टर्ड का रेशियो दैट इज़ 5:3, राइट। तो 5 और 3 में इसको स्प्लिट करना है दैट इज़ वीट एंड मस्टर्ड। सो वीट यहाँ पे जो विमल के फील्ड में आएगा दैट इज़ विमल के फील्ड में जो वीट आएगा 5/8 इंटू 30, और जो मस्टर्ड आएगा विमल के फील्ड में दैट वुड बी 3/8 इंटू 30, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 से 4, 2 से 15, 75/4, और ये हो जाएगा 2 से 4, 15, 45/4। अब इस बात की गारंटी है कि जो राकेश का फील्ड होगा उसमें वीट और मस्टर्ड कितना होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, मान लो इसको x है, इसको y है, तो यहाँ से अगर मैं राकेश में राकेश में के फील्ड में वीट कितना, तो x प्लस 75/4 ये टोटल वीट के बराबर होना चाहिए। तो टोटल वीट है दैट इज़ 55/2 आ रहा था भाई, 27.55/2, और आई कैन से 110/4। 55/2 को कैलकुलेशन इसी तरह से आपकी स्ट्रांग होती है दैट इज़ यू कैन राइट 4, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर 4 करना, तो x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 35/4, राइट। सिमिलरली अगर मैं राकेश के फील्ड में मस्टर्ड निकालना चाहता हूँ तो दैट वुड बी, इसको मैं लिख सकता हूँ 22.5 दैट इज़ 45/2 होता है, 45/2, और आई कैन राइट ऑल्सो 90/4। तो 90/4 में से माइनस करेंगे 45/4, तो ये 45/4 हो जाएगा, राइट। बस अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, क्वेश्चन सिंपल हो गया कि 35/4 और रेशियो 45/4, तो ये हो जाएगा दैट इज़ 5 से 7 एंड 5 से 9, तो 7:9 मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर है 7:9। कंडीशन अप्लाइड के क्वेश्चन यही था, राइट। सो इजी पिकिंग था, अगर इसमें आप वेरिएबल घुसा देते तो ये बहुत मुश्किल कर देता आपको, राइट। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन इन्वेस्टेड 4,000 विच बिकम अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 25 एंड 36 आफ्टर 3 एंड 5 ईयर। मतलब आपने प्रिंसिपल लगाया, दिस इज़ नोन एज A0 अमाउंट। जब आपको प्रिंसिपल पहले साल के बाद अमाउंट A1 होता है, फिर A2 होता है, फिर A3 होता है, ये हर साल का अमाउंट होता है। मैं इसको ऐसे ही सिखाता हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन बोलता है कि A3 का और A5 का जो अमाउंट का रेशियो है वो 25 और 36 है। बस एक बात जाननी है मुझे कि यहाँ पे टाइम गैप कितने का है। भाई 3 साल से 5 साल मतलब टाइम गैप 2 का है। तो ट्राई टू दिस रेशियो इन द पावर ऑफ 2। क्या ये हो सकता है, राइट। दैट इज़ 5/6 का स्क्वायर है। अगर आप इसको ऐसे लिख पाए, भाई ये जो टाइम गैप है 2 और ये भी टाइम गैप 2 का है, अगर ये इक्वल कर दिया आपने, तो आई कैन बी वेरी श्योर कि जो रेशियो है, रेशियो कह रहा हूँ यहाँ पे रेट ऑफ परसेंटेज है, दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं है, दैट इज़ 5 की वैल्यू 6 हो गई। इसका मतलब कितना परसेंट है, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम हो रहा है। ये इजी कैलकुलेशन 20% हो गया। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट वुड बी मोर देन 20,000, राइट, मोर देन 20,000। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने अमाउंट लगाया है 4,000 रुपये और आप इसको चाहते हैं 20,000 प्लस, मोर देन 20,000 प्लस, राइट। तो कितने साल लगेंगे। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता चल गया, दैट इज़ 20%, दैट इज़ 1/5, ठीक है। तो आई कैन से 5 की वैल्यू 6 होती जा रही है। भाई 5 जो है 6 रुपये बन रहे हैं हर साल, ये भी 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने साल लगेंगे इसको, आई थिंक ये जो है वो 5 टाइम्स या उससे ज़्यादा की बात कर रहा है, राइट, 5 टाइम्स या उससे ज़्यादा की बात कर रहा है। तो आप इसको मैनुअली भी सॉल्व कर सकते थे, या फिर वहाँ पे कैलकुलेटर होता है तो आप उसको कैलकुलेटर से भी यूज़ कर सकते थे, राइट, कैलकुलेटर से भी यूज़ कर सकते थे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मैनुअली सॉल्व करता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव कैलकुलेटर एट प्रेजेंट, इसको सॉल्व करते हैं। तो काम ना करें, अगर मैं अमाउंट को लिखता हूँ, प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t होता है ये, तो आई थिंक अगर मैं 20,000 भी मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर ये 20,000 भी अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये 20,000 है तो ये प्रिंसिपल 4,000,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में 1/5 है t। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ दैट इज़ 5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6/5 की पावर t, यही तो मतलब है भाई 5 इक्वल्स टू 6/5 की पावर t। तो यहाँ से हमको t निकालना है बेसिकली, हाँ यहाँ से हमको t निकालना है। तो आई कैन से 5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1.2 की पावर t, 1.2 की पावर t। तो 1.2 का स्क्वायर या क्यूब आपको आता होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर हम अप्रॉक्सीमेशन मानना चाहते हैं जैसे 1.2 का क्यूब होता है 1.728, मतलब अभी तो डबल भी नहीं हुआ, और 1.2 का स्क्वायर इंटू 1.2 का स्क्वायर, सो दैट इज़ 1.44 इंटू 1.44, सो आई कैन राइट 1.5 इंटू 1.5 अप्रॉक्सीमेटली, तो दैट वुड बी आई कैन से 2.25। और आई कैन से यहाँ पे एक रूल ऑफ 72 भी काम करता है। रूल ऑफ 72 क्या बोलता है, अमाउंट दैट इज़ टाइम टू मेक द अमाउंट डबल। तो अगर मेरे पास कुछ भी अमाउंट है तो 72 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20, तो करीब 3.6 ईयर्स में ये अमाउंट डबल होगा। आपको 4 टाइम तो करना ही पड़ेगा, तो ये डबल हो गया, और 4 टाइम करने के लिए आपको अगेन 3.6 ईयर, तो ये हो जाएगा 7.2 ईयर्स। तो दैट वुड बी रफली, मैं बता रहा हूँ बिकॉज ये कैलकुलेटर से ही होगा प्रिसाइजली, या फिर आपको लॉग लगाना पड़ेगा। तो रफली 8 to 9 ईयर्स इसका राइट आंसर आएगा, बट आई नीड टू चेक, बट आप चेक कर लेना, कैलकुलेटर से पता चल जाएगा, राइट। तो 8 से 9 साल मेरे हिसाब से 9 या 10 में भी जा सकता है। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का था। देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन, सो आई विल ट्राई टू मेक एन ऑक्टागन। तो यहाँ पे एक ऑक्टागन बना लिया हमने, राइट। अब ये बोलता है इस ऑक्टागन में दैट इज इट माइक, हाँ माइक तो वर्क कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, इसका नेमिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले मान लेते हैं ABCD EFGH, ठीक है, ये H हो गया। इसकी साइड 6 है। रेगुलर का मतलब सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल इक्वल हैं, ये रेगुलर का मतलब होता है फिगर का, राइट। तो ये हो गया। नाउ इट इज सेइंग कि ऑल्टरनेट वर्टिसेस आर जॉइंट टू फॉर्म ए स्क्वायर। मान लो ए से शुरू करा हमने, ए को मैं सी से ज्वाइन करूँगा, आई विल बी ज्वाइनिंग ए विथ सी, राइट। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करता हूँ, देखो इसको, तो ए को सी से ज्वाइन करेंगे, सी को यहाँ से ज्वाइन करेंगे, और फिर इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, और फिर यहाँ से ज्वाइन करेंगे, तो ये स्क्वायर बनेगा। और इस स्क्वायर का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, साइड चाहिए ऑफ कोर्स। तो ये एंगल कितना होता है आपको पता है, दिस एंगल इज एक्चुअली व्हाट, तो दिस एंगल इज एक्चुअली 135। कैसे, जो ऑक्टागन होता है उसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री, और यहाँ पे n की वैल्यू 8 है, नंबर ऑफ साइड्स, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 180, और ईच वैल्यू निकालनी है, ईच एंगल। ये भी मैंने वीडियो अपलोड करी थी जस्ट पॉलीगन वाली, आपने देखी होगी, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से दैट इज़ 2 3 जा 2 4 जा 4 से 45, 135 एंगल, ठीक है, ये 135 एंगल आता है, राइट। तो ये 135 हो गया। अब यहाँ पे ये जो साइड है, अगर आप ये साइड कैलकुलेट कर लेते तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये साइड कितनी होगी, सारा खेल इसी का है। तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप ज्योमेट्री लगा सकते हैं, बट एक कोसाइन फार्मूला होता है, वो मैं आपको ज़रूर से लगाना बताऊंगा। ये जो कोसाइन फार्मूला होता है, ये क्या होता है बेसिकली कोसाइन फार्मूला, कि अगर मुझे मान लो ये एंगल पता है, हाँ, इसके सामने की जो साइड है इसको मैं ए मान लेता हूँ, तो cos 135, भाई इसके सामने 135 है, जस्ट ये जिसको देखता है उसको माइनस करना, मतलब कि इसके 135 के अगल बगल की साइड को तो प्लस करना है, राइट। इसके अगल बगल की साइड को तो प्लस करना है। कोई बात नहीं, बता, देखो अगल बगल की साइड को देते 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस का, जिसको देख रहा है उसको माइनस करना है, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 6, राइट, 2ab, ठीक है। दैट इज़ जो आपने प्लस किया उसी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब पंगा ये है cos 135 की वैल्यू, हालांकि मैंने वीडियो में बताया कि ये सब वैल्यू थोड़ी सी याद रखने की कोशिश किया करो। तो cos 135 जो होता है
वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है ट्राइंगल, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जाएंगे तो दैट वुड बी माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2। तो माइनस का 1/√2 ये हो जाएगा 72 माइनस ए स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 72। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दैट वुड बी माइनस 1/√2, और ये 72 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 72, तो दैट वुड बी 72 माइनस का 72 इक्वल्स टू 72 माइनस ए स्क्वायर इंटू √2 ऐसे। तो यहाँ से माइनस 72 इक्वल्स टू 72 √2 माइनस का √2 ए स्क्वायर, तो √2 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 72, और ये हो जाएगा आपके पास से 72, ये हो जाएगा √2 + 1, और अब इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ए स्क्वायर इक्वल्स टू दैट इज़ 72 इंटू √2 + 1 एंड डिवाइडेड बाई √2। तो आपसे एरिया ही तो पूछा गया है भाई, ये ए स्क्वायर बेसिकली एरिया आ जाएगा डायरेक्टली। थोड़ा बस रेशनलाइज कर दो इसको, तो जब आप इसको रेशनलाइज करोगे तो ऐसे हो जाएगा 72/2, और √2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √2, तो 36। मेरे हिसाब से 36 2 + √2 इसका एरिया आ जाएगा। सो दैट वाज इजी पिकिंग, बट कंडीशन अप्लाइड आपको ये आना चाहिए था, वरना बहुत गंदी वाली ज्योमेट्री आपको लगानी पड़ती है इसमें, राइट। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए स्टूडेंट ट्रैवल विद 6 km/h लेस देन यूजुअल स्पीड इट टेक्स 6 आवर्स मोर। ये टाइम गैप प्रॉब्लम है, और ये क्लास में मैं डायरेक्ट कराता हूँ हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 × S2। अगर यहाँ पे टाइम गैप आ रहा है, मतलब आप स्पीड बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, टाइम का गैप हो रहा है, आप जल्दी पहुँच रहे हैं लेट पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीड का गैप लेना पड़ेगा, दैट इज S1 - S2, और आई कैन से डिफरेंस पे काम करते हैं, जो भी बड़े में से छोटे को माइनस करना, मॉडुलस लगा लेते हैं इनटू टाइम गैप, राइट। बस ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो पहला जो है स्पीड 6 किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पे आपको, और जो इनिशियल स्पीड है मैं उसको s मान लेता हूँ, हाँ उसको s मान लेते हैं। तो पहली स्पीड s थी, उसने फिर s से 6 से कम चला, तो जिसकी वजह से जो गैप है वो 6 का हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम को जो है 6 ईयर मोर लगेगा। एंड सिमिलरली व्हेन ही ट्रेवल्स 6 किलोमीटर, व्हेन ही ट्रेवल्स विद 6 किलोमीटर मोर ही टेक्स 4 आवर लेस, तो s × s + 6। अभी जो टाइम गैप है वो 4 का है, तो यहाँ से मैं s कैलकुलेट कर सकता हूँ बेसिकली। ये तो कोई सेंस नहीं बनेगा, इसका भी कोई सेंस नहीं है। सो 2 3 जा 2 2 जा, सो 3s - 18 इक्वल्स टू 2s + 12। तो यहाँ से s की वैल्यू 30 kmph आ जाएगा। तो जैसे ही s आ जाएगा डिस्टेंस निकल जाएगा आपके पास। तो पहला वाला फॉर्मूला जो है डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 × S2, स्पीड गैप इंटू टाइम गैप, यही है। तो पहली स्पीड कितनी है बताओ ज़रा। पहली स्पीड है आपके पास, s की वैल्यू 30 आ गई, तो 30 × 6 माइनस करना था। सो 30 × 24, स्पीड गैप 6 का रहेगा। टाइम गैप जो है पहले आपको 6 घंटे ज़्यादा लग रहा था, तो 6, तो दैट इज़ नथिंग बट 720 किलोमीटर। कंडीशन अप्लाइड के डेटा यही था। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ ए सर्कल, और ये भी इजी क्वेश्चन था। कंडीशन अप्लाइड के आपको सर्कल वगैरह की थोड़ी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। मान लेते हैं कि ये सर्कल आपने बनाया, और इस सर्कल में एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ दे रखी है आपको 10√3, और ये जो है ये एंगल बना रहा है 120 डिग्री का, राइट, 120 डिग्री का। तो वी हैव टू फाइंड द माइनर आर्क, इसका एरिया निकालना है माइनर आर्क का। माइनर आर्क नहीं आएगा यहाँ, तो ये माइनर सेगमेंट आएगा या फिर माइनर सेक्टर आएगा, ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ माइनर आर्क आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो भेजा होगा किसी ने, लेंथ ऑफ आर्क आएगा। ये इन तीनों में से कुछ भी पूछेगा। तो मान लेते हैं मैं इस वाला एरिया निकाल देता हूँ, हाँ मुझे ये सेगमेंट का एरिया निकाल देता हूँ, माइनर सेगमेंट, इसका एरिया कैसे निकाल देंगे। तो इसके लिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर के लिए आपको θ/360 × πr², यहाँ पे रेडियस चाहिए। अब रेडियस कितना है यहाँ पे, रेडियस ये r है, ये r है, ये 120 डिग्री है।
तो आपको एक बात पता होना चाहिए, कोसाइन रूल बताया मैंने, cos 120 डिग्री की वैल्यू -½ होती है, और इतना लगाऊंगा मैं यहाँ पे, तो अगल बगल की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा r² + r²। और एक और बात पता होना चाहिए आपको, डायरेक्ट है क्या इसका, अभी मैंने एक वीडियो भी अपलोड करा था डायरेक्टली, कि अगर ये एंगल गलती से 120 डिग्री है ट्राइंगल में, तो ये r है, ये r है, तो ये r√3 होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू 10√3 है, तो r की वैल्यू डायरेक्टली 10 हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि r की वैल्यू जो है यहाँ पे 10 है, बस क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, r = 10 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो दैट इज़ थीटा यहाँ पे 120 डिग्री है, 120/360 इंटू पाई, r की वैल्यू 10 × 10, तो ये 1/3 हो जाएगा, दैट इज़ 100/3 पाई माइनस। अब ट्राइंगल का एरिया हाफ AB sin थीटा होता है, हाफ A की वैल्यू 10, B की वैल्यू भी 10, और साइन 120 डिग्री आएगा यहाँ पे। साइन भाई एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो होता है AB थीटा, तो हाफ AB sin थीटा होता है। ये सब मैंने पढ़ाया है, आपने ज्योमेट्रिक वीडियो नहीं देखी तो आपकी गलती है। तो आई कैन से दिस इज 100π/3 माइनस 100/2 और साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री होता है दैट इज़ 1/√2, क्योंकि ये हो जाएगा साइन 90 + 30। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में ये कॉस में कन्वर्ट हो जाए, cos 30 होता है 1/√2, तो ये 1/√2 चला जाएगा। तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बचेगा इस क्वेश्चन में, तो जो भी है इसके बाद आप आंसर सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर मैच होगा। अगर ये एरिया पूछा गया था, लेंथ होता तो क्वेश्चन ईजी था, राइट। आगे बढ़ते हैं। We have next question. Gopi marks up the price by 20%. Ram gets 10% discount, thus saving 15. Find the profit made by Gopi. मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन गोपी और राम पे कैसे आ गया, इसको अगर मैं गोपी मान लेता हूँ, तो गोपी ने मार्कअप किया है प्राइस 20%, तो 100 का 120 कर लिया। अच्छा, ऐसा हो सकता है राम गेट्स 10% डिस्काउंट, 10 सेविंग रुपीज़। तो अगर मैं भाई 120 का इसका MRP हो गया, और अगर मैं 10% डिस्काउंट लगा देता हूँ तो 108 में बेचना पड़ेगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे नो डिस्काउंट है, बट जो मैं इसको इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ ये उसी के हिसाब से है, क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बिल्कुल भी एम्बिगस है ये। तो उसने 15 रुपये बचा लिए, मतलब अगर वो डिस्काउंट नहीं मिलता तो 120 देने पड़ते, बट डिस्काउंट मिल रहा है तो 108 देने पड़ रहे हैं। तो आई कैन से जो 12 यूनिट्स की वैल्यू है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ जाएगा, डिस्काउंट के बाद वो 15 रुपीज़ है। तो प्रॉफिट मेड बाई गोपी, गोपी को कितना फ़ायदा हो, तो गोपी को तो 8 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है भाई गोपी को, तो डिस्काउंट के बाद और डिस्काउंट से पहले जो है वो 20% प्रॉफिट है। तो मेरे हिसाब से डिस्काउंट के बाद ही पूछा हो गया। तो यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू, तो अगर मैं यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं, और क्या करेंगे यार, 15/12, तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ नथिंग बट 8 × 15/12, तो 4 2 जा 4 3 जा 3 5 जा 10 रुपीज़ का आ जाएगा। तो अगर ये 10 रुपीज़ का आएगा तो ठीक है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर कंडीशन अप्लाइड यही है, क्योंकि लैंग्वेज कहीं ना कहीं पंगा है इसमें। ये मॉडुलस का क्वेश्चन अलजेब्रा, क्लास में डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन बताए गए हैं, राइट। ये mod x + mod y = 2 दे रखा है। तो आपको एक बात सोचनी है कि अगर मैं इस x y को थोड़ी देर भूल जाता हूँ, mod x + mod y आप 2 मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, इस तरह से, तो क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं। तो सर आप बोलोगे ये 0 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 0, ये 1, ये 1, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप mod x को 1 बोल रहे हो तो x की वैल्यू 2 आ सकती है, +-1। बस यहीं पे आपको खेल करना था थोड़ा सा, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 और 2 हो सकती है, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है, इसमें थोड़ा सा कैमरा फ्रेम छोटा करता हूँ भाई, हाँ, या फिर 2 0 या फिर 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे केसेस कितने हैं या कितने पॉसिबल वेज हैं? तो 0 होने का तो एक ही मतलब है, लेकिन यहाँ पे 2, अगर x - y जो है वो 2 है, x - y जो है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबल केस हैं। प्लस का
2 हो सकता है माइनस का 2, यहाँ पे भी 2 केस प्लस माइनस 2, यहाँ पे 1 केस, और यहाँ पे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई 1 है, तो ये 2 तरीके से या तो +1 हो सकता है तो -1, क्योंकि मोड के अंदर लिखा है। यहाँ पे 2 केस, यहाँ पे 2 केस, तो टोटल कितना हो गया 2, 2 और 4, तो 8 वेज हो जाएंगे पॉसिबल वेज। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन, बट अगर आप अलजेब्रा लगाएंगे, पॉसिबल सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपको इसमें टाइम लगे, राइट। वरना एक तरीका ये भी है कि आप मोड x प्लस मोड y, मतलब मोड x प्लस वाई प्लस मोड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो एक बार दोनों को आप ओपन कर दो प्लस के साथ में, तो यहाँ से 2x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। हालांकि ये जो स्टैंडर्ड ग्राफ है, ग्राफ से भी मैंने सब सिखाया है आपको, ये जो इसका ग्राफ बनेगा, इसका जो सेंटर बनेगा वो इस तरह से ग्राफ बनता है, इसके इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, ये भी भाई 2,2 पे मैक्स टू मैक्स जा सकता है, 2,2 मतलब 2,-2, तो यहाँ से यहाँ तक कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हैं गिन लेना, आ जाएगा। ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन, देयर इज़ अ ट्राइंगल ABC एंड ABC एंड PQR द मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट है PQR, राइट। तो PQR मिड पॉइंट मान लेते हैं ऑफ AB, P, BC, Q एंड R, राइट। अगेन इट इज सेइंग मीडियन जो है दैट इज मीडियन AQ, तो ये मीडियन बनेगा ऑफ कोर्स जब ये मिड पॉइंट है, तो ये भी मीडियन बनेगा और ये भी मीडियन बनेगा। तो ये तीनों कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, ये बात आपको पता होगी। बट जहाँ पे इसने बोला है कट द लाइन जॉइनिंग, ये जो पॉइंट है ये, इनको इसने नाम दे दिया XYZ, और इसका एरिया पूछा आपसे XYZ का, ये X, ये Y और ये Z, राइट। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC 1440, तो XYZ निकालना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, राइट। आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और ये मीडियन अगर ज्वाइन करते हो, तो ये जो छोटू ट्राइंगल है, ये जो छोटू ट्राइंगल है, छोटू ट्राइंगल, इसका एरिया 1/4 होता है ये जो बड़ा वाला मोटू ट्राइंगल है, हाँ, तो मोटू का 1/4 होता है, बस कुछ नहीं। तो अगर मैं पहले देखूँगा तो पहले PQR जो होगा वो 1/4 होगा ABC का, लाइक अगर मैं XYZ देखता हूँ, XYZ, तो ये भी तो ट्राइंगल के अंदर मिड पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये 1/4 होगा PQR का। तो डायरेक्टली इस बात की कहानी समझ में आती है कि जो XYZ है वो 1/16 हो जाएगा एरिया ABC का। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 1/16 इंटू 1440, तो 16 निम्न 144, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा, अगर यूनिट ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इजी था क्वेश्चन, बट ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं। अप टू 500 हाउ मेनी नंबर्स हैज़ डिस्टिंक्ट डिजिट। देखो अप टू 500 आई कैन मेक सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर, इसके अलावा तो नहीं बना सकता, मतलब 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। तो अगर मैं 1 डिजिट की बात करता हूँ तो ऑल आर डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पे आप 1, 2, 3 एंड अप टू 9, तो यहाँ पे 9 नंबर्स बन सकते हैं। अच्छा 2 डिजिट पे चलते हैं। 2 डिजिट के नंबर में यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, यूनिट और 10, तो टेंस में 0 नहीं आना चाहिए, मतलब हमारे पास 9 ऑप्शंस हैं 1 से लेके 9 तक। अब यहाँ पे 0 आ सकता है भाई, क्योंकि भाई यहाँ के लिए तो ऑप्शन खुले हैं ना, आपके पास यहाँ पे 10 डिजिट थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट है। पहले वाले में 0 नहीं आ सकता, तो मतलब 9 ऑप्शन खुले हुए हैं। अगले वाले के लिए सारे ऑप्शन खुले हैं, लेकिन एक नंबर आप कंज्यूम कर चुके हो, तो फिर से 9 नंबर बचेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन कैट 2023 में भी आया था, तो यहाँ पे 81 आया। अब मैं 3 डिजिट के नंबर की बात करता हूँ, तो यूनिट 10, यूनिट 10, तो यहाँ पे आपके पास 9 ऑप्शन खुले हैं, यहाँ भी 9 ऑप्शन खुले हैं, यहाँ पे 8 ऑप्शन खुले हैं। बट अब यहाँ पे पंगा है, देखो अगर आप इस गफलत में चले जाओगे तो ये पंगा हो जाएगा। लेकिन 3 डिजिट के जो नंबर हैं यहाँ पे 500 से आप पर यूज़ नहीं कर सकते, हाँ ये पंगा कर दोगे, गड़बड़ हो जाता। तो अगर मैं यूनिट 10 की बात करता हूँ, यूनिट 10, तो यहाँ पे जो पॉसिबल केस है 1, 2, 3, 4, 499 और 500 में तो आपके पास कोई डिस्टिंक्ट है ही नहीं, 0, 0 2 बार आ गया, तो यहाँ पे आपके पास 4 ही पॉसिबल केस हैं। तो 4 में से आप एक पिक कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 9 डिजिट का खेल खुला हुआ है, यहाँ पे आपके पास 8 डिजिट का खेल खुला हुआ है। तो दैट वुड बी 36 इंटू 8, 36 इंटू 8 होता है 288, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सो 288 और प्लस 90, सो 288 प्लस 90, तो 378 इसका राइट आंसर बनेगा, 370। तो दैट वाज इजी क्वेश्चन, बट कंडीशन आपको आना चाहिए सॉल्यूशन।
Next we have Sam, Amal, Sam, Amay, Vishal are the 3 person working. Sam alone can do the job in 20 days. Sam 20 days में काम कर सकता है. अमल जो है या अमय जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है. इसका मतलब अमय को जो है वो 10 दिन लगेंगे. एंड अमय इज थ्राइस एफिशिएंट एज विशाल. अमय जो है वो थ्राइस एफिशिएंट है विशाल से, तो विशाल को 30 दिन यहाँ पे लगने वाले हैं. भाई थ्राइस का मतलब टाइम उसको 1/3 लगेगा. तो यहाँ पे टोटल जो वर्क है वो 60 LCM जो है वो टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है. तो एफिशिएंसी की बात करूँ, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है. तो दिस इज अ रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, राइट. एफिशिएंसी का रेशियो आ गया. अमेज ट्वाइस, राइट. तो उसके बाद सैम एंड विशाल स्टार्टेड द वर्क ऑन द फर्स्ट डे. तो पहले दिन सैम और विशाल ने काम स्टार्ट किया. अमय एंड सैम ऑन द सेकेंड डे. अमय और सैम ने सेकेंड डे स्टार्ट किया. एंड विशाल एंड अमय ऑन द थर्ड डे. मतलब विशाल एंड अमय इस तरह से पेयरिंग में काम हो रहा है. एंड सो ऑन. तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय सैम. तो सैम कितना फ्रैक्शन काम करेगा. तो टोटल 60 वर्क ही करना है. भाई पहले दिन सैम और विशाल कितना काम कर पाएंगे. पहले दिन 5 वर्क होगा. अजय और अमय और सैम कितना करेंगे, मिला के 9 कर पाएंगे. और विशाल और अमय कितना कर पाएंगे, 8. मतलब 3 दिनों में 8, 9, 17, 5, 22 काम हो गया. 20 वर्क हो जाएगा. तो अगले भी भाई 6 दिन में हो जाएगा 44, राइट. अब 9 दिन की नौबत नहीं आएगी. तो 7th डे किसकी बारी आएगी. 7th डे सैम काम करेगा उसमें. तो ये कितना काम कर पाएंगे, 5 कर पाएंगे. तो 44 + 5 जो है वो 49 हो जाएगा. उसके बाद 8th डे 60 करना था ना, 44 और 5 49. 8th डे. तो 8th डे किसकी बारी आएगी, सैम की और विशाल की, या सैम की और अमय की आएगी. तो 49 प्लस अब ये 9 वर्क होगा सेकेंड डे. तो 58 वर्क हो गया. बाकी तो अगले दिन ये निपटा देंगे. और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय सैम. सैम ने कितना वर्क किया ये पूछा है भाई, ठीक है. तो अगर मैं पहले दिन 22 काम मतलब शुरू में 3 दिन करा रहा हूँ, तो इसमें सैम का कितना वर्क होगा. भाई सैम ने लास्ट 9वें दिन तो काम नहीं किया होगा. तो पहले दिन और दूसरे दिन सैम ने वर्क किया है. तो 22 में से कितना वर्क करेगा. हाँ भाई टोटल 22 में से सैम ने कितना वर्क किया होगा. तो सैम 2 दिन लगातार इसका मतलब काम कर रहा है. तो सैम 2 दिन में 6 वर्क करेगा. हाँ सैम के हिस्से का भाई 22 में से 6 वर्क किसने किया होगा, सैम ने. और अगले 22 दिन भी 6 वर्क किसने किया होगा. अगर मैं ये हो गए आपके पास, दैट इज़ 6 डेज़ की बात हो गई. और 7th डे और 8th डे सैम ने अपने हिस्से का तो सारा काम किया है, क्योंकि सैम तो अवेलेबल है. तो यहाँ पे भी वो कितना काम कर पाएगा, आई थिंक 3 और 3 2 दिन लगातार वो काम कर रहा है. तो अपने हिस्से का पूरा काम करेगा. दैट इज़ यहाँ पे भी 6. मेरे हिसाब से 18 वर्क करेगा सैम. तो 18/60 दैट इज़ 2 से 9, 2 से 30, 3 का. तो 3/10 मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए था. कंडीशन अप्लाइड क्वेश्चन यही था, राइट. सो दीज वर द जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो मुझे मिले. और अभी रेस्पॉन्स कीज आएंगी तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू अपलोड मोर क्वेश्चंस. सो टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस. स्नैप के क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ और सीमेट वगैरह के, सो दैट आपकी जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको आप सही कर पाओ. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब द सिलेक्शन क्लासेस.